हेलो बच्चा लोग, उम्मीद है आप लोगों का पेपर अभी तक बहुत सही जा रहा होगा और आने वाले टाइम बहुत अच्छा जाए भी। अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं क्या, जो पेपर आया हुआ था आपके 24 जनवरी को शिफ्ट 2 के अंदर। देखते हैं पेपर किस लेवल का आया था मैथमेटिक्स का, और देखते हैं कि पेपर क्या अभी अपर लेवल पे जा रहा है पिछले साल कंपेरिजन में या लोअर लेवल पे आ रहा है। आने वाले दिनों में अपन अगले मेंस के लिए इसको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है ना। लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर पेपर ऑफ 24 जैन शिफ्ट 2 ऑफ जेईई मेंस फॉर मैथमेटिक्स, है ना। और डील करना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपको लग रहा होगा देख करके। आपको दिख रहा है, आपको फॉर्मूला एक याद होना चाहिए, 1/√(a² - x² dx क्या होता है बताओ जरा। आपको याद होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। इसी फॉर्मूले का यूज आपको इस फॉर्मूले के अंदर करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। अगर आप ध्यान दे पाओ तो आपको पता है क्या बोला गया है। 48 को तो आप पहले बाहर ही ले जाओ। इंटीग्रेशन किसका है बताओ, 1/√, इसको मैं लिखता हूँ 3², इसको मैं लिखता हूँ 2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो है नहीं आपको इसमें। लिमिट a से b जो भी है बाद में पुट कर लेंगे अपन, है ना। अभी बताओ इसके बाद में सिंपली क्या बोलोगे, वाया दिस आप बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा 48 साइन इनवर्स x/a। x कौन है यहाँ पे 2x, a कौन है यहाँ पे 3, बट क्योंकि x की जगह 2x है ना तो अपने को 2x का डिफरेंशिएशन डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 2 होता है तो अपने को 2 डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट कौन है अपना, लिमिट है a से b। a तुम्हारा क्या है बताओ, a है 3√2/4 और b तुम्हारा कितना है 3√3/4, सही है। अब बस लिमिट पुट कर दो, ये कटेगा 24 बार में तो हमारे बाहर क्या मिलेगा, हमें 24 मिल जाएगा। अंदर बताओ ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x/3 है ना, तो 2 इंटू मतलब 2/3 इंटू कितना 3√3/4। पहले अपर लिमिट पुट कर दिया हम लोगों ने, फिर माइनस अभी लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स 2/3 लोअर लिमिट क्या है भाई 3√2/4, सही है। कट करना स्टार्ट करें, 2 से गया 2 बार में, 3 से गया 3 बार में, तो ये कितना आ गया √3/2। यहाँ भी देख लो 2 से गया 2 बार में, ये गया √2 बार में, ठीक है ना। मतलब बताओ फाइनली अपने पास कितना आ गया, फाइनली अपने पास आ गया ये 24 टाइम्स क्या, अंदर बताओ कितना गया साइन इनवर्स √3/2 जो कि होता है π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/√2 जो होता है π/4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4π - 3π/12 मतलब π/12। तो ये फाइनली कितना आ गया बताओ, सिंपली 2π के बराबर। सिंपल सवाल था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल, बेटा कुछ नहीं करना था आपको इसमें। पहला सवाल देख सकते हो आप। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का, तो आंसर इज आंसर नंबर बी जो हमने यहाँ पे टिक कर रखा है पहले ही। आगे बात करें तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन सिंपली क्या है तुम्हारे सामने। अगर तुमको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन आता है तो आपके लिए ये भी सवाल काफी आसान होने वाला रहेगा। अगर आपको पता है कि 1 + cos थीटा, आप बताओ क्या होता है 2 cos² θ/2, मतलब यहाँ हो जाएगा π/9। आप बताओ साइन 2 थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है ना। सेम काम नीचे भी करोगे आप, तो आप बताओ फाइनली क्या इस टर्म में आपके पास cos π/9 कॉमन आ रहा है क्या 2 के साथ, दिख रहा है क्या आपको। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं सर 2 cos π/9, तो आप कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा बताओ, अंदर बचा cos π/9 माइनस सॉरी प्लस है ना, प्लस आयोटा, और यहाँ कितना बचा बताओ sin π/9, पक्की बात। सेम बताओ नीचे में तुम्हारे पास क्या बचा, यहाँ भी सेम काम करेंगे तो यहाँ भी 2 cos π/9 कॉमन निकाल लोगे आप। यहाँ दोबारा तुम्हारे पास cos π/9 बचेगा, और इस बार लेकिन माइनस में बचेगा, माइनस आयोटा क्या बचेगा बताओ sin π/9, पक्की बात है अभी तक, है ना। आप यहां से अगर ध्यान से देखो तो आप देखो दोनों में से आप क्या करोगे 2 cos π/9 तो कैंसिल हो गया ऐसे ही, और तो सिंपली आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास। इसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें बताओ, यूलर्स फॉर्म में। क्या होता है सिस थीटा क्या होता है, मतलब cos e⁻ थीटा होता है यूलर्स फॉर्म में, तो e⁻i थीटा क्या है π/9। यहां से नहीं पता क्या बोलोगे e⁻i माइनस π/9 यहाँ मिलेगा आपको थीटा की फॉर्म में। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा e⁻i π/9 प्लस π/9 मतलब आयोटा 2π/9। कहीं कोई दिक्कत होती है इसमें सिंपली बताओ आप। बट है क्या तुम्हारे पास, इस पूरे का क्यूब भी तो दे रखा है आपको, तो यहाँ भी आप क्यूब करोगे इसका, तो 3 से 3 गया, मतलब फाइनली बताओ क्या आ जाएगा आपका e⁻i 2π/3। और इसको आप कन्वर्ट करने आता है, ये क्या होता है सेस थीटा, ये हो जाएगा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। खत्म क्वेश्चन। अब बताओ cos 120 कितना होता है, तो माइनस साइन 30 मतलब माइनस हाफ, प्लस आयोटा साइन 2π/3 साइन 120 कितना होता है प्लस cos 30 मतलब √3/2।
तो आंसर इज कितना -1/2 प्लस √3/2, -1/2 प्लस √3/2, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, एकदम सिंपल बेसिस पे सवाल था, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है यूलर्स पोलर्स कन्वर्जन पे, है ना, ये आपको अच्छे से आता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं अपन ध्यान से, तो आप बताओ यहाँ क्या देख पा रहे हो बेटा, एकदम बचपन वाला सवाल पूछा है इसने, ए दे रखा है बी दे रखा है, बोला दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है ना। कोई लोग बोल रहे हैं कि ऑर्थोगोनल आया था, कोई लोग बोल रहे हैं परपेंडिकुलर आया था। तो एम क्या होगा, तो सिंपली आपको पता है ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर में केस क्या बनता है, दोनों का डॉट 0, एकदम सिंपल सवाल है ये तो आप बताओ क्या बोलेंगे, डॉट निकाल लो, ये हो गया 1, ये हो गया -4 और ये कितना हो गया बताओ फाइनली प्लस m², है ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 0, मतलब यहाँ से तुम्हारा m² कितना आ गया बच्चा 3 के बराबर, तो m क्या हो जाएगा +-√3, दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्लियर है क्या, एकदम बचपन वाले क्वेश्चन पूछे ये वाले उन्होंने, है ना। आगे बढ़े इससे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। देखो इसने क्या बोला है, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन एन एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 376। पहले 3 टर्म्स की बात करी है, तो आपको पता है फर्स्ट 3 टर्म बताओ क्या क्या होते हैं, एक तो होता है पहला मतलब NC0, और NC0 में क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा x की पावर कितना होता है बताओ, इन दोनों का डिफरेंस मतलब n, और y की पावर कितना होता है, y तुम्हारा क्या है -3/x²। अच्छा कोएफिशिएंट की बात ही करी है इसने, है ना, टू दी पावर बताओ कितना बोलो, पहला टर्म तो ये होगा तुम्हारा -3/x² की पावर कितना बोलोगे 0, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा NC1 इंटू क्या x की पावर n-1 इंटू y कौन है -3/x², टू दी पावर कितना बोलोगे इस बार आप 1, ये हो गया सेकेंड टर्म। सेम बताओ थर्ड टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा NC2 x की पावर n-2 और -3/x² की पावर कितना नीचे वाला मतलब 2, ये तुम्हारा क्या है बताओ थर्ड टर्म है। बोला क्या है सम ऑफ कोएफिशिएंट, ध्यान रखना बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं बोला इसने क्या बोला है कोएफिशिएंट, मतलब आप यहाँ पे कोएफिशिएंट के सम की बात करोगे एक्चुअली, मतलब आप यहाँ से बताओ कोएफिशिएंट क्या निकाल पा रहे हो, ये तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ से NC0 ही तुम्हारा क्या है कोएफिशिएंट। अगले में आओ तो NC1 तो है ही, साथ में -3 की पावर 1 भी क्या है तुम्हारा कोएफिशिएंट है बेटा, मतलब आप यहाँ पे प्लस नहीं -3 NC1 लिखोगे कोएफिशिएंट में। क्लियर है क्या, यहाँ आपका -3 NC1 आएगा। अगले में देखो तो -3 का स्क्वायर 9 NC2 आ रहा है ना, मतलब +9 NC2 अपने को कितना गिवन है बेटा, अपने को ये गिवन है कितना 9 NC2 कितना गिवन है फाइनली अपने को 376। वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर n एंड यू विल हैव द फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं फटाफट से। पहले ये बताओ NC0 का मतलब 1 होता है 3, NC1 का मतलब n होता है, NC2 अपने को निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। आ जाओ क्या हो जाएगा बताओ, NC2 हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई 2 फैक्टोरियल n -2 फैक्टोरियल, है ना, यही तो होगा। यहाँ से कट करोगे इसको तो n इंटू n-1 बचेगा और नीचे तुम्हारे पास क्या है सिंपली 2 है, इक्वल्स कितना है 376 के। जरा सॉल्व कर लें इसको, ऊपर आ गया तुम्हारे पास n² माइनस n इंटू 9/2 इंटू 9/2, फिर ये हो गया -3n, फिर ये हो गया +1 बराबर 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ कितना बन रहा है फाइनली, ये बन जाएगा 9n², यहाँ से 6n आएगा और यहाँ से -9n, तो फाइनली कितना बन गया बताओ -15n। सही है, कांस्टेंट क्या आ रहा है बताओ, कांस्टेंट यहाँ से केवल कितना आ रहा है +2, दैट्स ऑल, +2 बराबर 0। सॉल्व करें क्या इसको कि n की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, सॉल्व कर सकते हैं क्या, 9 2 18 चाहिए, 18 मिलेगा क्या 15 के लिए बताओ, राइट क्लियर निकाल दें क्या, n कितना हो जाएगा -b तो 15 ± √d, तो √d हो गया 225, b² -4ac, तो 4 9 36 2 72 अपॉन में कितना बताओ 2a मतलब 18, कितना आ गया ये हो गया 15 ± √5 में 2 हो गया 3 और फाइनली कितना गया, अच्छा ये कुछ झमेला कर रहा है क्या, 5 में 2 3 हो गया, ये 1 मिनट रुक जाओ, कुछ लोचा हुआ है या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि n की केवल एक ही वैल्यू मिल पा रही है हमें, वो भी लोचा इमेजिनरी वैल्यू आ जा रही है यहाँ से। NC0 परफेक्ट है, ठीक है, और कोई यहाँ पे अपने पास कोफिशिएंट तो है नहीं। इसमें देखो तो -3 की पावर 1 है, तो केवल तुमको बिल्कुल -3 NC1 मिल जाएगा। इसमें देखो तो -3 का स्क्वायर 9 NC2 है अपने पास, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 हो गया -3n हो गया प्लस, अच्छा NC1 n ही होता है ना, हाँ सही है, तो 9 टाइम्स कितना फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, n इंटू n-1 बाहर हो गया, कैंसिल हो गया, तो सही तो गए अपन, n इंटू n-1 अपॉन 2 हो गया, तो n² माइनस n इंटू 9/2 -3n + 1 इक्वल टू, अच्छा 0 नहीं है ना, ये गलती की हमने,
ये जीरो थोड़ी ना है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी मिस्टेक की हम लोगों ने जल्दी करने के चक्कर में और चीज़ें खराब हो गई है ना। अभी अगर आप आगे देखते हो बताओ यहाँ से क्या रहा, सिंपली तुम्हारे पास इक्वल टू जीरो नहीं है, कितना है 376 है, ठीक है। इक्वल कितना है तुम्हारे पास 376। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो आप सॉल्व करके यहाँ से पहले n निकाल लेना, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कैसे करना है आगे, ये कैलकुलेशन अच्छा खासी है इसमें। n निकाल लेंगे आप, n आ जाएगा, बोला क्या इसमें कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट कितना है, तो आप बताओ ना फोर्थ टर्म तुम्हारा क्या आएगा यहाँ से nc3 x की पावर n-3, y कौन है -3/x² की पावर कितना बोलोगे आप 3, यही तुम्हारा क्या है फोर्थ टर्म। तो अपना बताओ आंसर क्या हो जाएगा, पता है अपना आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली बताओ कोफिशिएंट कितना है इसका, इसका कोफिशिएंट है nc3 इंटू यहाँ से क्या रहे -3 की पावर 3, बस दैट्स ऑल, ये अपना आंसर आ रहा है। कोफिशिएंट ये तो है इसका, क्लियर है क्या, सिंपल कहानी थी। n यहाँ से निकाल लेंगे, केवल आप n निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात आपके माइंड में यहाँ पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ध्यान दे देना इस क्वेश्चन पे। ओके फाइन। अच्छा नहीं, एक गलती कर रहे हैं अपन, x की पावर 4 के कोएफिशिएंट की रिक्वायरमेंट थी, फोर्थ टर्म की नहीं, हमने क्वेश्चन को गलत से पढ़ लिया, ठीक है। तो हमें ना यहाँ पे इसके लिए पहले जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। आप n तो निकाल लोगे, चलो अच्छी बात है, n निकालने के बाद पहले आप जनरल टर्म निकालोगे। क्या होगा जनरल टर्म बताओ, ये होगा NCR इंटू एक्स की पावर n-r इंटू वाई कौन है -3/x² की पावर कितना r। यहाँ से आप x की कंबाइंड पावर कितनी आ रही है बताओ, n-r और -2r, मतलब n-3r आ रही है। इट शुड भी कितना 4, तो n तो आपको नोन है, यहाँ से r यहाँ से आप निकाल लेंगे, ये r जो आएगा ना उसके लिए कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। लेंदी क्वेश्चन है, मैं आपको बस इसका ऑप्शन टिक कर दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शन जो आप निकालेंगे ना तरीका सेम रहेगा, पहले n निकालेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से आप वो r निकालेंगे जिसकी वजह से कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है इसका पावर, ठीक है ना। फिर निकालने के बाद कुछ नहीं करना, आंसर पुट करोगे, कितना आएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 405 आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं स्किप करना चाह रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नंबर 5 पे आ जाओ। इस भाई साहब ने क्या बोला है कि ए तुमको 4 एलिमेंट दे के रखा है और ए से ए एक रिलेशन दे रखा है जो कुछ ऐसा है, ठीक है। इसने बोला क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक आर इक्विवेलेंट इज। इस गिवन रिलेशन को आपको इक्विवेलेंट रिलेशन बनाना है, तो आपको कितने और पेयर्स की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में ये बोला है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए आपको इसके अंदर। और देखो अगर हम बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, तो आप सोचो जरा अच्छे से, रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास 4 एलिमेंट है, ए बी सी और डी, मतलब अपने को ए की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे नहीं है, बी की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे नहीं है, सी की रिक्वायरमेंट है और डी की भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। मतलब रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए फिलहाल अपने को 4 की रिक्वायरमेंट तो पड़ चुकी है, तो चलो बाद में काउंट कर लेंगे ना, पहले अपन सिंपल लिखते हैं कितने कितने रिक्वायरमेंट है। फिर बताओ सिमेट्रिक के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, तो अपने पास ए बी यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो अपने पास बी ए भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे तो नहीं था कम से कम, अच्छा है यहाँ पे, सॉरी वहाँ पे ऑलरेडी है, तो कोई लोचा है नहीं इस बात की अपने को, चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर अपने पास बी डी है तो डी भी होना चाहिए, डी भी वहाँ पे नहीं है ना, तो अपने को डी भी चाहिए भाई पहले तो, ठीक है। बी सी वहाँ पे तो सी भी होना चाहिए, सी भी यहाँ पे नहीं है तो सी भी अपने को चाहिए, चलो ये भी अच्छी बात है, परफेक्ट है अभी तक। अगले पे आते हैं, अब आते हैं किस पे, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव सिंपली बताओ क्या बोलता है, अगर अपने पास ए बी है बी सी है तो अपने पास ए सी भी होना चाहिए क्या, हाँ चाहिए ना भाई, मतलब अपने को ए सी भी चाहिए अभी तो, और क्योंकि अपने को ए सी चाहिए इसका मतलब अपने को सी ए भी चाहिए, फिर अगर इसको सिमेट्रिक रखना है उसके लिए, समझ रहे हो क्या, इसके वजह से अपने को ये भी चाहिए फिर तो, क्योंकि ये अकेला है तो काम खराब हो जाएगा अपना, फिर सिमेट्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सब के सब होने चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करें और क्या चाहिए भाई, तो बी डी अपने पास है, डी बी अपने पास, बी भी चाहिए, अच्छी बात है। बी सी अपने पास है ना, बी सी अपने पास है, और कोई एटम है क्या, ए बी है बी सी है तो ए सी चाहिए था, ठीक है। ए बी है बी डी है तो ए डी चाहिए था, ए डी अपने पास है क्या, नहीं है ना, तो वो भी चाहिए। देखो ध्यान से दोबारा क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने क्या बोला, तुम्हारे पास ए बी है और बी डी है ना, तो बी और बी कॉमन हो गए तो अपने को ए डी चाहिए ना, तो अपन यहाँ पे ए और डी के साथ भी मैचिंग करेंगे, और क्योंकि अपने पास ए और डी है तो अपने को डी और ए भी चाहिए होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा में। क्लियर है अभी तक, जिस ऑर्डर में अपन चल रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत की बात तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली आप आगे देखो, अगर तुम्हारे पास ए बी है और तुम्हारे पास बी ए है तो ए चाहिए, वो तो ऑलरेडी है अपने पास, और कोई कहानी बन रही है क्या, ए बी बी सी वाली कहानी बन गई, बी डी बी सी वाली कहानी बन गई, कुछ और कहानी छूट रही है तो सोच लो अच्छे से।
नहीं तो अभी तो अपना आंसर कितना है बताओ, 4 4 8 तो 10 की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है अपने को। अब आंसर में कुछ और अगर है तो मेरे ख्याल से और नहीं रिक्वायरमेंट है ना, बट 2 और की रिक्वायरमेंट घट रही है अपने को। 2 और ढूंढो कहाँ से आ रही है भाई, ए बी है, बी डी है, बी सी है, बी ए है, 2 और कौन छूट रही है। अगर अपने पास ए सी है, अगर अपने पास ए डी आ गया और यहाँ पे अपने पास अगर बी ए है, हाँ देखो ध्यान से देखो, अगर अपने पास बी ए है, ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास बी ए है और तुम्हारे पास ए डी है तो तुम्हें बी डी की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी फिर तो। अगर तुम्हारे पास बी ए है और तुम्हारे पास ए डी है तो तुम्हें बी डी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या, हाँ, टू फॉलो सिमेट्रिक, सॉरी टू फॉलो ट्रांजिटिव। और बी डी अगर है तो अपने को डी बी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझ रहे हो क्या। तो दीज आर द ऑल द केसेस जो हमें यहाँ पे समझने पड़ेंगे कि ये 4 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 4 यहाँ पे, सॉरी 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो सब मिला के अपने को 12 नई पेयरिंग चाहिए होंगी इस रिलेशन को इक्विवेलेंट को बनाने के लिए। क्लियर है क्या। आगे बढ़े अगले सवाल के ऊपर। तो आंसर सी। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, सिंपल सवाल क्या पूछा है इसने, 3 अर्न्स है ए बी और सी, इसके पास ये कंडीशंस में बॉल्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो अपन ने क्या बोला कि अपने पास 3 अर्न्स है, 3 अर्न्स हैं, एक अर्न ये रहा, एक ये था और एक मान लेते हैं ये अर्न था। तीनों अर्न की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। पहली खूबी क्या है कि 4 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। दूसरे में 5 रेड हैं और 5 ही ब्लैक भी हैं। तीसरे में लामडा रेड हैं और 4 ब्लैक हैं, ठीक है। अब अर्न को इसने बोला है कि इक्विवेलेंट, लगभग सिमिलर टाइप के अर्न है वो, तो अर्न को चुनने में हमको कठिनाई है नहीं। अर्न को चुनने जाओगे ना तो तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 1/3 1/3 एंड 1/3, ठीक है। एक बार ये समझ लो तुम सिंपल सा। अब भाई साहब ने क्या बोला इसमें आगे कि एक बॉल को ड्रॉ किया गया और पाया गया कि वो रेड है। मतलब एक बॉल अपन ने इस प्रोसीजर से ड्रॉ किया, मान लो कि यहाँ से रेड तुम्हारे पास आ सकता है, या यहाँ से रेड तुम्हारे पॉसिबल है, या यहाँ से रेड पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन पता है कहाँ का एक्चुअली, देखो रेड आ गया है तो इसने बोला है कि बताओ अर्न सीधा था, मतलब जो काम हो चुका है उसको रिवर्ट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, मतलब बेस थ्योरम का। याद होगा आपको प्रॉप के अंदर, यहाँ अपन किसका यूज करते हैं बेटा, बेस थ्योरम का। वो सिंपली क्या बोलता है कि अगर हम मान लें कि ये अपना E1 इवेंट था, ये E2 इवेंट था, ये E3 इवेंट था और रेड बॉल का निकलना मान लो अगर E इवेंट था, तो हमें पूछा क्या गया बताओ, हमें पूछा गया है कि आप ये बताओ कि रेड बॉल तो निकल चुका है तो वो अर्न सी से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब P(E3)/E, ये अपन ने कंडीशन वे में लिखा है कि E तो हो चुका है, अब बताओ E3 की प्रोब कितनी है। तो बेस थ्योरम बताओ क्या बोलता है इस केस में, आप बोलोगे सर P(E3) इंटू P ऑफ क्या, E/E3। सॉरी उल्टा बोला क्या मैंने कुछ, या सही बोला है, क्या हो जाएगा बताओ, P(E3) है ना, P(E3) को चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना है इंटू E3 से E को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना है, यही तो कहानी बनेगी। और सेम सबको नीचे कर दो, तो P(E1) इंटू मतलब P(EI) इंटू P(E)/EI का सबका समेशन, मतलब पहले से, दूसरे से, तीसरे से, ये होता है तुम्हारा क्या, बेस थ्योरम। तो आप बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, सिंपली ये E3 कितना प्रोबेबिलिटी है, 1/3 इंटू P(E)/E3 कितना है, E/E3 मतलब अगर अपन ने यहाँ से रेड निकाला है तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, λ/λ+4, क्योंकि λ+4 उसमें है और उसमें से लैम्डा रेड है, तो λ/λ+4। नीचे आओगे तो ये तो बनेगा ही पहले तुम्हारे पास λ/λ+4, प्लस में क्या बनेगा बताओ एक्स्ट्रा, यहाँ से ये बनेगा कि 1/3 इंटू, अगर 2 से निकालो तो क्या होता है बताओ, 5/10 मतलब 1/2। अगला अगर 1 से निकालो तो कहानी क्या बनता है बताओ, 4/6 मतलब 1/3 इंटू 2/3। परफेक्ट है क्या, ये तुम्हारा टर्म है पूरा पूरा मिलाकर, यही तो है टर्म तुम्हारा। ये वैल्यू किसके बराबर है, 0.4 के। तो मेक इट इक्वल टू 0.4। यहां से आपका काम पहले तो क्या है, लैम्डा निकाल लेने का। पहला वर्क क्या है बेटा, यहां से आप लैम्डा निकाल लो कि लैम्डा कितना आ रहा है तुम्हारे पास, पहला वर्क कंप्लीट है क्या। यहां से आप लैम्डा निकाल लेंगे। फिर साहब ने क्या बोला है, देन द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस पैराबोला, है ना। यहां से आप लैम्डा पहले निकालेंगे, लैम्डा चेक करें कितना आ रहा है क्या, ये आप निकाल लेंगे, चेक कर लेते हैं। जब लैम्डा कितना आ रहा है बताओ, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेटिव है चीज़। तो लैम्डा अपॉन कितना हो गया बताओ, ये हो गया 3 λ + 12, ये हो गया लैम्डा अपॉन 3 टाइम्स λ + 4, और रिवर्स में बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे पास, या डिवाइड में क्या रहा है ये बताओ, ये डिवाइड में क्या आ रहा है, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास 1/6, ये हो जाएगा 2/9। अच्छा 1/3 सब में कॉमन निकालो पहले तो 1/3 टेक इट कॉमन,
तो 1/3 विल बी कॉमन एंड देन क्या बचेगा अंदर बताओ, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 1/2, 2/3 और फाइनली ये बचेगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4। ठीक है ना। चलो कैलकुलेशन बहुत लेंदी है इसका, तो आप इसको संभाल लेंगे। मेरा टाइम फालतू में अभी आपके सामने वेस्ट नहीं करता हूँ मैं ये वाला, क्योंकि अपने को सारे क्वेश्चन देखने हैं एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है ना। यहाँ से आप लैम्डा को मैं तरीका बता रहा हूँ, केवल लैम्डा आप यहाँ से निकाल लेंगे। क्या आप लैम्डा निकाल लेंगे पहले, और लैम्डा निकालने के बाद करना क्या, इसने बोला एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा आपका। इसने क्या बोला है कि y स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा एक्स के लिए, जिसका एक वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहाँ बताओ, ओरिजिन पे है, तो एक वर्टेक्स तो यहाँ है इसका। अब इसने बोला है कि एक ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे, सपोज लाइक दिस, है ना। और बोला कि ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल। अगर ये ट्रायंगल बेटा इक्विलेटरल है, और क्योंकि अपने पैराबोला क्या बताओ सिमेट्रिक है, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा 60 का फॉर इक्विलेटरल एंगल, तो आप बताओ आधा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 30 डिग्री का हो जाएगा। और आपको पता है पैराबोला पे अपन ये कैसे मानते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट कैसे मानते हैं, AT स्क्वायर 280 के फॉर्म में। तो आप ये पॉइंट मान लो पहले, तो AT स्क्वायर 280, और क्योंकि तुमको ये एंगल पता है क्या, मतलब क्या आप इसका स्लोप निकाल दोगे, क्या होगा बताओ 1030, तो 1/√3, और आप बताओ इसका स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से कितना निकाल पा रहे हैं, 280 माइनस 0 मतलब 280, और डिवाइड में कितना AT स्क्वायर, AT स्क्वायर, तो A और T गया, कितना आया 2/T, तो आप बताओ तुम्हारा T कितना आ गया फाइनली यहाँ पे 2√3। T आप बताओ कितना आ गया तुम्हारे यहाँ से 2√3 आ गया क्या, और अगर T तुम्हारा 2√3 आ चुका है, दैट मीन्स व्हाट, आपने T निकाल दिया पहले। अब इसने बोला क्या था कि आप कोई भी एक साइड का निकाल दो कहानी, तो A आप निकाल लोगे, क्योंकि अपना पैराबोला क्या है बताओ y स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा एक्स, और लैम्डा तो अपन निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी यहाँ से, तो यहाँ से आप 4a इक्वल टू लैम्डा कर दोगे, यहाँ से बताओ a कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4, तो लैम्डा आप निकाल लेना पहले, वहाँ से a आ जाएगा, वो a लाके आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको साइड की लेंथ आराम से मिल जाएगी, और उसका स्क्वायर पूछा गया है। लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, टफ ठीक ठाक है, मतलब है ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको दिमाग लगाना होता, अगर आपने पढ़ रखा है इस टॉपिक को, तो आपके लिए क्वेश्चन समझने लायक होता। जो अपना आंसर आएगा इसका, वो आंसर नंबर बी आएगा। तो इसने 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं आपसे, एक तो पहले प्रॉब निकलवाई, फिर इसने पैराबोला और लाइन वाला गेम खेला है, तो ये आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, मिक्स्ड क्वेश्चन था, तो ये अच्छा क्वेश्चन मान सकता हूँ मैं, प्रॉपर क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ूँ उससे क्या, अगले पे आए। अब इस सवाल की बात कर लेते हैं। बोला क्या है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स दिस मच विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं अलाउड है, ध्यान रखना, जो 7000 से क्या है बड़े हैं। अब देखो 7000 से बड़े 2 काइंड के नंबर होंगे, क्योंकि 5 डिजिट तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। अब अगर वो जो नंबर है ना, अगर वो 5 डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियसली वो 7000 से तो बड़ा ही होगा। समझ पा रहे हो क्या, मतलब 5 डिजिट का जितना ही नंबर बन सकते हैं ना आप बना करके, वो सब के सब क्या होंगे 7000 से बड़े ही होंगे। आप बताओ 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, उनसे आप 5 डिजिट के कितने नंबर बना पाते हो, तो पाँचों को अरेंज कर दो, मतलब फैक्टोरियल 5 नंबर बन सकते हैं, मतलब 120 नंबर तो ऐसे बन सकते हैं जो कितने डिजिट के होंगे 5 डिजिट के। बट 4 डिजिट में कुछ ऐसे नंबर होंगे, 4 डिजिट में भी कुछ ऐसे नंबर हो बन सकते हैं इनमें से जो क्या हो 7000 से बड़े हों। कौन कौन से सर, तो पहला कहानी तो आप ये मान लो कि जो नंबर 7 से स्टार्ट होगा वो सब का सब क्या होगा बताओ 7000 से बड़ा ही होगा, अगर 7 से स्टार्ट होगा तो। लेकिन 3, 5 और 6 से स्टार्ट हमारे नंबर की कोई गारंटी है नहीं, बट जो 7 से स्टार्ट होगा वहाँ पे कंफर्म है अपन कि भैया वो तो 7000 से क्या होगा बताओ बड़ा ही होने वाला है। तो आप बताओ ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो आप बोलोगे सर आप बताओ तुम्हारे पास 7 अगर यहाँ आ गया तो बचे कितने, 4 बचे हुए में भी, है ना, 4 नंबर तुम्हारे बचे हुए में भी। तो आप बताओ क्या बोलोगे, 4 में से कितने उठाने हैं आपको, 3 उठाने केवल। तो आप 4 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करोगे और उन तीनों को आपस में अरेंज कर दोगे, मतलब 6 × 4 तो 24 नंबर तो 4 डिजिट वाले पॉसिबल हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7। सिमिलरली अगर आप 8 की बात करते हो कि जो नंबर्स 8 से स्टार्ट होंगे वो भी इससे बड़ी होंगी, सेम कहानी यहाँ भी बनेगी कि 4 में से कौन से 3 चाहिए आपको और उनको अरेंज कर दें, तो यहाँ भी कितना आएगा तुम्हारे पास 24 ही आएगा। मतलब ओवरऑल नंबर्स कितने आ गए 120, 24 + 24 मतलब 48, तो 120 + 47 तो 168। टफ सवाल डिजिट्स वाले में नहीं मान सकता हूँ मैं इसको, बहुत टफ सवाल नहीं है, मॉडरेट सवाल है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन देख रखे हैं डिजिट्स वाले तो आपके लिए आसान सवाल हो सकता है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या,
अगला जो क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने वो कौन सा आया है, मैट्रिसेस का। एकदम कॉमन लॉजिक क्वेश्चन है, आओ ध्यान दें क्या बोला है। भाई साहब ने बोला क्या है ना कि 5x5 का एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है ना। बाकी इसने जो भी बोला आपसे कि ऐसा कुछ अपने पास क्या है बताओ, मैट्रिक्स है जो 5x5 का अपने पास है मैट्रिक्स। क्लियर है क्या। अब इन्होंने आपसे क्या बोला कि हर एक की एंट्री या तो क्या है 0 या तो कितना है 1, 0 या 1 की एंट्री केवल है। कंडीशन क्या दी है कि सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ईच कॉलम एज वेल एज ईच रो शुड बी ओनली कितना 1, मतलब 0 1 से बनाना है भाई। तो अपन सभी किसी भी रो के अंदर अगर जाएं तो केवल एक ही बार 1 आएगा, बाकी हर टाइम क्या आएगा बताओ 0 आएगा। पक्की बात समझ में आई क्या बोला मैंने, क्योंकि जैसे एक रिपीट किया ना तो सम कितना हो जाएगा 2, चाहिए कितना अपने को 1 चाहिए, और केवल 0 नहीं आ सकते क्योंकि सम चाहिए 1, तो कम से कम एक बार और मैक्सिमम भी एक बार, मतलब केवल एक ही बार क्या आएगा तुम्हारे पास किसी एक रो में 1 आएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब किसी भी एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, 5 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर आपको केवल एक ही पोजीशन तुम्हारे पास कहीं पे हो सकता है ऐसा जहां पे क्या है तुम्हारे पास 1 आए, मतलब 1 को प्लेस करने का पहले रो में कितना तरीका है, केवल 5 तरीका है, या तो यहाँ आ जाए, या तो यहाँ आ जाए, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। मतलब मान लो अगर 1 यहाँ पे आ गया, समझना ध्यान से, तो आप बोलोगे सर फिर सेकेंड वाले में इसको क्या छेड़खानी है, आप यहाँ भी तो सेम बोलो ना, यहाँ भी तो 5 तरीके हैं, नहीं है ना, लोचा हो गया। पता है कैसे, अगर आपने वहां यहाँ 1 डाल दिया तो आप यहाँ पे 1 नहीं डाल सकते, बिकॉज फिर कॉलम का सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन बोला क्या उसने कि कॉलम का सम कितना है 1 ही है, मतलब ये पोजीशन तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब जो भी पोजीशन आपने पहले रो में यूज करी है ना वो आपको और किसी रो में यूज नहीं कर सकते आप। दैट मीन्स दूसरे रो के लिए केवल 4 ही प्लेस खाली है तुम्हारे पास जहां आप इस 1 को पुट कर सकते हो। सिमिलरली तीसरे में केवल 3 ही रो खाली है, चौथे में केवल 2 ही रो खाली है, और 5वें में केवल 1 ही रो खाली है। मतलब सब मिलाकर देखा जाए तो अपने पास कितने वेज हो गए, 5 4 3 2 1, मतलब फैक्टोरियल 5, मतलब 120 वेज हैं कि अपन मैट्रिक्स को पा सकें एज पर दिस गिवन कंडीशन। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। पल्ले पड़ रहा क्या, बताओ भाई। जो इसने बोला उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने यही बातें आपसे कही हैं यहां पर। क्लियर है, आगे बढ़े इससे। अगली बात सुन लो जरा, सवाल अगला क्या है, बोला क्या है इसने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। इसमें क्या ही बताऊं मैं, सिंपल सी कहानी होती है बेटा इसमें कि आपकी मान लो लाइन की इक्वेशन R1 का बात करें तो a प्लस लैम्डा बी, तो आप बताओ a कितना है इसमें, पासिंग पॉइंट, मतलब √6 i कैप माइनस √6 j कैप प्लस √6 k कैप, ठीक है ना, और प्लस लैम्डा टाइम्स b कौन होता है, पैरेलल वेक्टर, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप जो इस लाइन के dr से, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं R2 वेक्टर सेकंड लाइन की बात करूं, बताओ क्या आ रहा है ये तुम्हारे पास, सेम आ रहा है लैम्डा i कैप प्लस 2√6 j कैप प्लस 3√6 k कैप प्लस म्यू टाइम्स क्या बताओ 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। ये तुम्हारा हो गया, इसको हम बोलते हैं a1 प्लस लैम्डा b1, ये है a2 प्लस म्यू b2। तो बस फॉर्मूला याद रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। बस a1 आपको पता है, ये भैया अपना a1 है, ये b1 है, ये a2 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है। फॉर्मूले में पुट करो, इक्वेट करो गिवन वैल्यू के, क्या बोला कि इसने किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है, 6 के इक्वेट करो, यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा। अच्छा लैम्डा इसने यहाँ पे यूज़ कर लिया ना, तो आप यहाँ के मान लेते हैं, फिर हम यहाँ अपन के मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा आपको यहाँ से मिल जाएगा, लैम्डा मिलते ही आपको पूरी कहानी क्या बोली है इसने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब मेरे भी एक या दो वैल्यू आ रही होगी लैम्डा की, उसको सॉल्व करके उसका स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना, आंसर विल बी योर्स। व्हाट इज द आंसर, दैट आई कैन से यू नाउ ओनली। आंसर जो आएगा आपका सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी आएगा, मतलब 732 इज द आंसर आफ्टर सॉल्विंग। कैलकुलेशन पार्ट में स्किप कर रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर अगला बोला क्या, द प्रोपोजिशन ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू। सवाल सिंपल होते हैं भाई, निगेशन निकालना किसका, आपको इस टर्म का। तो आप बताओ यहाँ पे सिंपली क्या बोलते हो, सर निगेशन निकालना कितना, आपको इसका निकालना है ना, पहला काम। आप बताओ सिंपली क्या सोचते हो, क्या आप बताओ यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि सर निगेशन को अंदर लेके जाओ, तो क्या बोलोगे, निगेशन पी जाएगा पहले अंदर, ये एंड था ये बन जाएगा और,
फिर अंदर जाएगा किसके बताओ, फिर हो जाएगा निगेशन ऑफ पी देन निगेशन क्यू। अब ये निगेशन फाइनली यहाँ एंट्री करेगा, ये निगेशन पी तो अपने पास है ही और लगा हुआ है, साथ में क्या बताओ, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी देन क्यू, कितना होता है पी एंड निगेशन क्यू, तुम्हें याद होगा तो ये हो जाएगा पी, मतलब पी तो सेम रह गया, और एंड में क्या है, एंड निगेशन क्यू है, तो एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, तो सिंपली कितना हो जाएगा बताओ, ये क्यू हो जाएगा। तो ये आपका आउटपुट रिजल्ट आ रहा है अपने अकॉर्डिंग, जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये अपना फाइनल आंसर आ रहा है कि पी एंड निगेशन पी और पी एंड क्यू, ठीक है, ये तुम्हारे पास आ रहा है। उसके बाद आप कुछ नहीं करना, आपको अगर चेक करना है तो आप इससे चेक कर सकते हो सिंपली लीनियर वाइज। अदरवाइज अगर थिंकिंग है तो आप ये सोच सकते हो कि निगेशन पी और पी जो होगा ना, निगेशन पी और पी जो है ये हमेशा ट्रू ही होने वाला है। निगेशन पी और पी जो है वो हर एक बार क्या है बताओ, ट्रू ही आएगा। आप चेक कर लो किसी भी केस के लिए, क्योंकि निगेशन पी और पी है तो ऑलवेज ट्रू आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप इसको ट्रू पुट करो तो ये आपका, इसको ट्रू पुट करो तो ये फॉल्स बन जाएगा, ये ट्रू बन जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा ऐसा ही। तो ये तो ऑलवेज तुम्हारा क्या बताओ, ट्रू ही है, ठीक है ना। तो आप अगर इसको कंपेयर करोगे ना तो यू विल गेट कि जो अपना ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से सही आएगा इसका। ऑप्शन नंबर जो अपने पास कौन सा बताओ, अगर यहाँ देखते हो सिंपल सा, अगर आप इनपुट रखना स्टार्ट करो कि पी को कुछ रखो क्यू कुछ रखो, मान लो अगर ट्रूथ टेबल से कर देते हो सिंपली इसको कि मान लो पी तुम्हारा क्या है, पी को अपन ने मान लो ट्रू रखा और क्यू को मान लो अपन ने फॉल्स रख दिया, तो आप बताओ यहाँ से आउटपुट क्या आ रहे हैं, ये तुम्हारा कितना हो गया निगेशन पी, मतलब ये हो गया सर फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, प्लस ये कितना आ रहा है पी एंड क्यू, बताओ ये तो फॉल्स ही आएगा पी एंड क्यू, तो फॉल्स प्लस फॉल्स, मतलब यहाँ से आउटपुट तुम्हारा फॉल्स आ रहा है। अब चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप बी को चेक करो, ए को चेक कर लेना आप, देखो ए कितना बोला ट्रू है, यहाँ पे यहाँ तुम्हारा ट्रू आ रहा है, तो ट्रू इन टू ये कितना आ रहा है बताओ पी और क्यू, तो ये ट्रू ही आ रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि अपने को फॉल्स चाहिए था, यहाँ ट्रू आ रहा है। बी को चेक करो बताओ क्या आ रहा है ट्रू फॉल्स में, ये आ रहा है तुम्हारा निगेशन पी, मतलब ये फॉल्स हो गया और फॉल्स ही आ रहा है ये भी, मतलब बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करोगे तो निगेशन पी और क्यू है, तो ये तो गलत ही हो गया, फॉल्स ही आ रहा है, पी और क्यू ये भी ट्रू आ रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस मैचिंग, ठीक है। तो आप कैसे भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इससे। अगला सवाल तुम्हारा कौन सा है, ये वाला, देखते हैं ये सवाल क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इस टर्म को देख के तो आपको इतना ख्याल आ गया होगा कि ये क्या बताओ जरा, ये सिंपली क्या है, ये है अल्फा इंटू 60C30, दिख गया ना, वही तो है, क्लियर है क्या। अब बात करते हैं इस टर्म की, यहाँ बताओ तुम्हारे पास टर्म क्या है एक्चुअली, ये देखो तुम ध्यान से देखो तो ये है r इंटू 30CR का होल स्क्वायर का समेशन r इक्वल टू कितना से कितना, 1 से लेके 30 तक, दिख रहा है क्या, बताओ भाई, यही तुम्हारा सवाल है। तो प्राइमरीली हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए, फॉर दैट पर्पस हम कुछ नहीं सोच रहे, हम सिंपली ये सोच रहे हैं कि समेशन r 1 से लेके 30 तक हम जाते हैं, एक r को अलग करो और इसको पहले बाहर करो, एक 30/r करके ना, एक 30 माइनस 1 CR माइनस 1 तो कर ही दो, और एक जो अकेला बचा हुआ है 30CR उसको अलग रहने दो, मतलब दोनों को अपन ने ब्रेक कर लिया, एक इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म में। फायदा ये हुआ कि एक r को लेके उड़ गया, ठीक है ना। बचा क्या, आओ वो देखें, बचा क्या बताओ, ये बचा समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 30 तक, अंदर बच गया तुम्हारे पास 30 तो कॉमन आ गया तो बाहर कर देते हैं इसको, साथ में आ गया 30 माइनस 1 मतलब 29CR माइनस 1 इंटू 30CR। अगर थोड़ा सा भी अच्छे से सोच सकते हो आप तो पता है एक्चुअली क्या बोलेगा आपसे ये, कि ये इसका समेशन का मतलब पता है क्या है। अगर आपने ये पढ़ा है प्रोडक्ट से इसका कैसे निकालते हैं समेशन, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना है, किसका बताओ, छोटा वाला टर्म है, कौन है तुम्हारा, जो आर वाला टर्म कौन सा बता, r-1 वाला 29 है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 29 निकालना है आपको, किस में निकालना है, तो इन 1 प्लस x की पावर 59 में निकालना है, इन दोनों का समेशन में, क्लियर है क्या। अगर आपने कोएफिशिएंट निकाल दिया तो वही आपका क्या होगा, इसका पूरा समेशन का वैल्यू होगा, सिंपल सी बात है। तो आओ निकालें, आपको निकालना आता है, कोएफिशिएंट ऑफ कितना आ जाएगा ये बताओ। सिंपल आपने क्या देखा, ये हो गया सर 30 बाहर है अपना, साथ में बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x 29 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना बोलेंगे 59C29 होगा ना, यही तो होगा, 29 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा बताओ, ये तो होगा तुम्हारे पास। अपने को आंसर चाहिए 60C30 के फॉर्म में, तो आपको 60/30 यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने एक्स्ट्रा इंसर्ट किया है तो आपको ये गायब भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट बताओ कितना बन जाएगा, 60 जाएगा 59 के पास, तो फाइनली कितना बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 30 टाइम्स 60C30,
इनटू में कितना बताओ 1/2, 1/2 से कट जाए कितनी बार 15 बार में, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 15 टाइम्स 60C30, ठीक है। इक्वल किसके बताओ, क्या बोल रहा है आपको ये, इसने बोला है कि 15 टाइम्स 60C30 जो है अपने पास किसके बराबर है, यह है अल्फा टाइम्स 60C30 के बराबर है ना, ये तो है मेरे ख्याल से, अच्छा -1 के बराबर है, सॉरी ये मेरे ख्याल से -1 के बराबर है ना, हाँ -1 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे बताओ, आप पहले कॉमन निकाल लो, ये थोड़ा अल्टर नहीं हो गया, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे -1 बाय प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया, आई थिंक यहाँ पे ना ये -1 बाय प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया है, ठीक है। आप इसको भूल जाएं -1 को, और आप बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा सिंपली आपका, ये तो कैंसिल हो गया, और अल्फा कितना आ गया सिंपल सा 15 के बराबर, तो अल्फा इज 15 फॉर दिस पर्टिकुलर सवाल। क्लियर है क्या, अल्फा इज सिंपली हाउ मच 15। अगला सवाल देखते हैं, आ जाओ। अगला सवाल तुम्हारा लिमिट का क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या है तुम्हारा, लिमिट से क्वेश्चन है। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जीआईएफ के अंदर कोई भी इंटीजर रहेगा ना, तो आप उस इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इंटीजर की प्रॉपर्टी है जीआईएफ की। वही काम यहाँ बोला गया आपको, तो आप बताओ सिंपली क्या बोलेंगे कि लिमिट आपका क्या है बताओ, x टेंस टू अल्फा है, मॉड था अपने पास, ठीक है, जीआईएफ x को बाहर कर दो, -5 को बाहर कर दो, फिर माइनस है, अभी क्या होगा बताओ, जीआईएफ 2x को बाहर कर दो, साथ में क्या है -2 हो जाएगा तुम्हारे बाहर, ये मॉड है तुम्हारे पास फाइनली। अगर आप ध्यान दो तो आप बताओ क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू अल्फा, और साथ में क्या आ रहा है, साथ में ये आ रहा है फाइनली, ये हो जाएगा मॉड ऑफ, आप बताओ फाइनली क्या देख रहे हो, जीआईएफ x माइनस जीआईएफ 2x, साथ में क्या -7 का मॉड इक्वल टू कितना बोला भाई साहब ने, इसने 0 बोला है ना, तो आप बताओ सिंपली कितना बोलेंगे, ये हो जाएगा जीआईएफ अल्फा माइनस जीआईएफ 2 अल्फा इक्वल टू कितना 7, ठीक है। अब आप अगर चारों ऑप्शन देखते हो ना बेटा, तो आप सिंपली ये देख पाते हो कि गेम पता किसमें चल रहा है एक्चुअली, कि इस 6.5 को या -7.5 को लिया जाए अपने आंसर के अंदर या नहीं लिया जाए। तो सिंपली एक काम करो ना, दोनों पे चेक कर लो कि क्या दोनों सेटिस्फाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो आप देखो, अगर ये अपन बोलते हैं कि अल्फा कितना है 6.5 है, समझ रहे हो क्या, तो आप बताओ -6.5 है ना, -6.5 है, तो बताओ -6.5 पे क्या वैल्यू 7 आ रही है, चेक कर ले। -6.5 का जीआईएफ कितना -7, फिर -2 टाइम दिस मतलब -13, तो +13 हो गया फाइनली। ये कितना आ रहा है बताओ, ये आ रहा है +6, जो कतई 7 के बराबर तो नहीं है, मतलब -6.5 कांट बी आर आंसर। सिमिलरली अगर हम देखें अल्फा इक्वल टू -7.5 पे, तो आप बताओ -7.5 पे वैल्यू कितनी आ रही है, पहला जीआईएफ तो -8, और ये हो जाएगा -15 है ना, तो +15, ये कितना आ रहा है बताओ 7, जो बिल्कुल 7 के तो बराबर है ही, मतलब 7.5 -7 वी कैन टेक। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ कि -7.5 वी कैन टेक बट वी कांट टेक -6.5। क्लियर है क्या? अदरवाइज आप चाहो तो पूरा इसको सॉल्व करना चाहो तो आते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा आसान पड़ेगा अपने को, तो आप गो बाय ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, आसानी से बन जाएगा आपका सवाल, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला सवाल हम देखना चाहें तो आप बताओ सवाल नेक्स्ट तुम्हारे पास सिंपली क्या है। नेक्स्ट सवाल है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स 10 मिनट, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस, है ना। मान लो एक तुम्हारे पास क्या है, सिंपली एक सर्कल है, हमें क्या बोला गया कि एक कॉर्ड है अपने पास ऐसा कुछ, एक कॉर्ड अपने पास ऐसा कुछ। अब इसने बोला क्या है कि इस कॉर्ड का जो मिडिल पॉइंट है ना, ये मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है अपने को। क्या निकालना है अपने को? इस मिडिल पॉइंट का लोकस निकालने का है। और बोला क्या है कि विच सबटेंड्स एन एंगल थीटा आई एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये भी क्या एक सर्कल ही बनेगा एक्चुअली, इसका लोकस ये बोल रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अपना जो सर्कल बन रहा है ना लोकस वाइज, वो इस सर्कल की बात कर रहा है। ये जहां इसने क्या बोला है कि इसका रेडियस तुम्हारा कितना है बताओ, इसने बोला है कि आर आई मान लो इसका रेडियस है, मतलब R1 है, R2 है, R3 जो है तुम्हारे पास, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना बोल रखा है इसने, ये मान लो तुम्हारे पास R है। और सवाल ने आपको पता है क्या बोला है कि ये जो एंगल जो अपना ये कॉर्ड है, जो अपना कॉर्ड है वो सबटेंड कितना एंगल कर रहा है सेंटर पे, थीटा आई सबटेंड कर रहा है। मतलब आप बताओ कि ये पूरा एंगल कितना हो गया, थीटा आई, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा आई अपॉन 2 का हो जाएगा ना। तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या आप
इस रेडियस के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो क्या, जो छोटा वाला आ रही है? हाँ कर सकते हो ना। आप बताओ छोटा वाला आ रही क्या हो जाएगा? ये है बड़ा वाला आर, साथ में क्या थीटा बाई 2 का कॉस। ऑब्वियस सी बात है, देखो जरा इसका ये तो है, ये क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट। तो आप बताओ क्या बोलोगे, ये कितना हो जाएगा? सिंपल सा आर कॉस थीटा अपॉन 2, ये हो गया आर आई। क्लियर है क्या? तो ये थीटा आई कर दो सिंपल सा, क्योंकि आर आई थीटा आई बनेगा। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ, बोला क्या है इसने, कंडीशन गिवन है आपको कि सर R1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। तो आप बताओ R1 का माने क्या, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 इक्वल टू R2 स्क्वायर का मतलब क्या, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2/2 प्लस R3 का मतलब क्या, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 3/2। आर स्क्वायर विल बी कॉमन फ्रॉम ईच साइड, इट विल बी कैंसल्ड। और आप बताओ फाइनली आपको क्या मिल जाना है यहाँ पे, ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1/2। थीटा 1 गिवन है आपको कितना, π/3। तो कॉस π/3 मतलब हाफ, हाफ का स्क्वायर होता है भैया 1/4 इज इक्वल टू कितना बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब कितना 2π/3 है भाई ना। तो आप बताओ कॉस 120 कितना होता है, ये होता है माइनस साइन 30, मतलब अगेन हाफ ही आ रहा है तुम्हारे पास मेरे ख्याल से, है ना? हाँ अगेन हाफ ही आ रहा है, होपफुली हाफ ही तो आ रहा है। कॉस 120 कितना होता है, माइनस साइन 30 मतलब हाफ, हाफ का स्क्वायर दोबारा कितना हो गया बताओ? एक सेकेंड, ये दोबारा कुछ गलती हुआ क्या हमसे? ओके जस्ट भाई, हाँ एक गलती हुआ है, पता है क्या कि बाई 2 भी था इसमें, ये बाई 2 था ना बेटा, मतलब π/6 हो जाएगा फाइनली, ये कॉस π/6 का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर ना, मतलब 3/4 आएगा यहाँ तुम्हारे पास, इज इक्वल टू यहाँ 2π/3 का स्क्वायर मतलब कॉस 60 का स्क्वायर, बोले तो कितना 1/4। और फाइनली बताओ सिंपली कितना बोलोगे आप, प्लस में कितना है R3 का स्क्वायर, तो R3 कितना है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा 3/2। अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/4 मतलब 1/2 इक्वल टू कितना, कॉस स्क्वायर थीटा 3/2। कैंसिल करो तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा 3/2 इक्वल टू कितना बताओ, π/4, क्योंकि रूट आ जाएगा फाइनली यहाँ पे, ये स्क्वायर हटते ही। मतलब आप बताओ कि थीटा 3 तुम्हारा कितना आ गया, 2π/4 मतलब π/2। क्या मजेदार सवाल था बताओ। तो आंसर विल बी कितना, ऑप्शन नंबर ए π/2। तो ऐसे ही सवाल आपके सामने आए थे जेई मेंस जनवरी के अटेम्प्ट में 24 जनवरी को, ठीक है ना। और भी देखो क्वेश्चन हमारे सामने आते जा रहे हैं, हम आपके सामने लेके आते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो पेपर का लेवल, स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमने देखा कि बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन नहीं आए थे, मिडिल ऑफ द पोर्शन में अच्छे लेवल क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए। बट हाँ बोल सकते हैं कि अगर अपन ने जितने क्वेश्चन देखे हैं 50% ऑफ द क्वेश्चंस वर सच टाइप कि आप उसको आराम से अपने अपने लेवल पे अटेम्प्ट कर सकते थे, उसको अच्छा कर सकते थे, है ना, अगर आपके पास बेसिक आइडिया अच्छे तरीके से होता है इन दैट केस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स।